रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। जैसे हम मन की आंखों से कहते हैं तो बहुत सारी बातें होती है जो हम इस दुनिया में रहते हुए इन आंखों से देखते हुए हम ना अंदाजा लगा पाते हैं ना हम समझ पाते हैं। इसीलिए मन की आंखों से ये कार्यक्रम है जो अनदेखी बातें हैं उसको हम सुनते हुए देख सके, समझ सके और उनकी जीवन कैसा होता है उसको भी एक बार जीने की कोशिश करें हम भी, तो पता चले कि वो अपना जीवन कैसे जीते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बातचीत कर रही हूँ हमारे दिव्यांग साथियों के बारे में। तो दोस्तों, जब भी कोई हादसा होता है या कोई जरूरत की महसूस होती है तो आविष्कार हो या कोई भी कार्य की स्थापना हो जाती है और उसमें भी उम्र कई बार मायने नहीं रखती है, चाहे वो स्थापना करने में हो या उसको चलाने में। तो बहुत सारी बातें आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या बातचीत कर रही हूँ मैं और किसके बारे में, तो मैं परिचय कराती हूँ दोस्तों। आज हमारे साथ हैं सुशीला बोरा जी। आप जोधपुर से हैं, दिव्यांग साथियों के लिए आप एक मसीहा हैं और आप जब उनकी अनुभव को सुनेंगे तो आप खुद ही बताएंगे कि वो कितना मेहनत करती है और उनका इस दुनिया में रहना और दिव्यांगों के लिए ये कितना जरूरी था या कितना उन्होंने सेवा किया है, समझ सकते हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हैं और बहुत सारा काम किया है उन्होंने इस 40 सालों में। तो एक एक करके हम उनके मुख से जानते जाएंगे। हम स्वागत करते हैं सुशीला जी आपको रेडियो मधुबन पर और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। नमस्ते मैम। नमस्कार। सबसे पहले हम आपको धन्यवाद कहना चाहते हैं। आप इतने बड़े उम्र के हैं और इतना व्यस्त रहते हैं, इतनी सारी लोगों की सेवा करते हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला और आज मैं वादे के साथ कह सकती हूँ आप जो भी बातचीत करेंगे आपका हर एक वाक्य जो भी सुन रहे श्रोता हैं उनके लिए एक प्रेरणादायी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे लिए टाइम निकाले। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि नेत्रहीन विकास संस्थान जो कि दिव्यांगों के लिए काम कर रहा है उसकी जानकारी अभी राजस्थान के सभी शहरों में, गांव में, बच्चों में होगी, जिससे कि संस्थान का फायदा और लोगों को भी मिल सकेगा। जी तो दोस्तों, सुशीला बोरा जी नेत्रहीन विकास संस्थान की फाउंडर है। आपने 15 अगस्त 1977 में इस संस्था का स्थापन किया और तब से लेकर के आप एक एक कदम आगे बढ़ते हुए बहुत सारे स्कूल्स खोले हैं, न सिर्फ नेत्रहीन बच्चों के लिए लेकिन डेफ एंड डम बच्चों के लिए भी आपने स्कूल खोला है और बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट में भी हैं, जैसे RAS में भी हैं। तो ये सब कैसे संभव हुआ? सबसे पहले मुझे ये लगता है कि उनके अंदर इतनी सारी ऊर्जा है जो हम सभी को भी सीखना है, उस ऊर्जा को कैसे हम पैदा करें। तो सुशीला जी, हम सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप मूलतः कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ाई किया है और ये दृष्टिबाधित संस्थान कैसे आपने शुरू किया, वो क्या मोमेंट थी, क्या आपको प्रेरणा मिली इस संस्था को शुरू करने का? शीला बोरा जोधपुर में जन्मी हूँ और मैंने MA B.Ed किया तथा उसके बाद मैं जोधपुर के काबरा कॉलेज में लेक्चरर मेरी नियुक्ति हुई। फिर 1 साल मैं बनसली विद्यापीठ में भी लेक्चरर रही। उसके बाद चूंकि मेरे एक बच्चा था और वहाँ लड़के की हो नहीं सकती थी, इसलिए मैं वापिस जोधपुर आ गई और मेरे शिक्षण संस्थान में मैंने 17 साल तक व्याख्याता के रूप में अपनी सेवाएं दी है। और उसके बाद सरकार के आमंत्रण पर मैं महिला बाल विकास विभाग में प्रोजेक्ट डायरेक्टर रही, जो 2000 तक में रही, जिससे मुझे 1 साल का एक्सटेंशन भी सरकार से मिला था। इसी बीच में मैंने 1977 में इस विद्यालय की स्थापना कर दी थी, क्योंकि मेरे इससे जीवन से संबंध था। मेरी शादी के 1.5 साल बाद मेरे पतिदेव का देहांत हो चुका था और उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ था। तो ब्रेन ट्यूमर में 2 महीने तक वो बेहोश रहे और जब होश आया तो उनकी आंखों की ज्योति जा चुकी थी।
उसके बाद वो 1 माह ही जीवित रहे, पर उस समय उनकी जो पीड़ा थी वो मुझे आज भी याद है। मैंने इसी पीड़ा को यह रूप दिया है और 1977 में 2 बच्चों से इस विद्यालय की स्थापना किया, जो कि राजस्थान का सबसे पहला स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलाया जाने वाला विद्यालय। मैं नौकरी के साथ ही साथ इसकी व्यवस्था देख रही थी और मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से मंदिर में एक कमरे में स्कूल खोला। उसके बाद धीरे धीरे मैंने लोगों के सहयोग से 2-5 रुपए भी इकट्ठे किए करके मैंने इस विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद वहाँ पर हम एक छोटा सा हमको कोई अनाथ आश्रम मिल गया पुराना सा, उसमें विद्यालय की स्थापना की। कुछ समय बाद वहाँ पर एक इंग्लैंड के दंपति आए थे। उन्होंने कहा कि मैडम, इस संस्थान के लिए तो आपको बहुत कुछ करना चाहिए और मैं आपको 1 लाख रुपया देता हूँ। तो उस समय 1 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज होती थी। तो मैंने कहा फिर तो मैं अब इस संस्थान के लिए कुछ और अधिक करना चाहूंगी, और मैंने राज्य सरकार से सहयोग लेकर के और 1-2.5 बीघा जमीन प्राप्त कर ली। वह जमीन हमें राज्य सरकार ने निःशुल्क प्रदान की और वहाँ मैंने दान दाताओं के सहयोग से एक विद्यालय की बिल्डिंग बनाई और उन बच्चों को वहाँ शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे बच्चों को जब ये व्यवस्था मिलने लगी, क्योंकि खाना पीना, कपड़े लत्ते, साबुन बत्ती सब कुछ उनको निःशुल्क थे, तो इसीलिए आसपास के लोग उसमें आने लगे और अध्यापकों की भी नियुक्ति की गई। 84 तक मुझे सरकार से किसी प्रकार का अनुदान नहीं मिला था, लेकिन जन सहयोग से मैंने यह सारा संस्थान चलाया और अध्यापकों की नियुक्ति भी की, बच्चों की भी व्यवस्था सब की। धीरे धीरे संस्थान आगे बढ़ता गया और फिर 8 तक हुआ, उसके बाद 10वीं तक हुआ और मेरा हौसला बढ़ता गया। मैं सरकार में भी काम करती रही और इसके साथ इसको भी देखती रही। मैंने कुछ लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनकी कार्यकारिणी भी बनाई और उनको भी कभी कभी काम के लिए बताती कि इस तरह से वो भी थोड़ा बहुत सहयोग करते। इस तरह से उनके सहयोग से और दानदाताओं के सहयोग से स्कूल आगे बढ़ने लगी। फिर बिल्डिंगें बनने लगी, बच्चे वहीं रहते थे, खाने पीने सब की व्यवस्था थी, तो बच्चे आने लगे और आज तो उस संस्थान में 450 बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, जो कि पहली कक्षा से लगाकर 12वीं कक्षा तक विद्यालय है। उसके बाद में बच्चे कॉलेज जाते हैं, बीएड, एमए, एलएलबी सब कुछ करने के लिए और रहते इसी संस्थान में है, यानी उनको आवासीय सुविधाएं दी जाती है। तो इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन बच्चों को सभी तरह का शिक्षण प्राप्त हो सके। इसी बीच में मूक बधिर बच्चे के कुछ माता पिता मिले कि आप इन बच्चों की सेवा करें, हमारे मूक बधिर बच्चों की भी सेवा कीजिए। तो फिर मैंने 2006 में मूक बधिर विद्यालय खोला, यानी डेफ एंड डम्ब स्कूल। उसमें प्रथम वर्ष तो मुझे दिक्कत हुई, कम बच्चे आए, लेकिन हमारे वहाँ की शिक्षण व्यवस्था देख करके बच्चों की संख्या एकदम बढ़ने लगी और आज उस संस्थान में 250 बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। 8वीं तक ये संस्थान है, अगले वर्ष से ये 9 तक भी हो जाएगा। सरकार की हमें स्वीकृति मिल गई। इसके बाद में मैंने फलोदी के लोग आए जो जोधपुर से 150 किलोमीटर दूर है। ये वहाँ के बच्चे, ब्लाइंड बच्चे, नेत्रहीन बच्चे जोधपुर नहीं आ सकते, इसलिए वहाँ विद्यालय खोलिए। तो मैंने फलोदी में एक विद्यालय खोल दिया, प्राथमिक स्कूल खोला, फिर बाद में वह भी मिडिल स्कूल बन गया। कुछ दिन बाद 2015 में पाली डिस्ट्रिक्ट के सिरियारी के लोग आए कि मैडम, पाली डिस्ट्रिक्ट में कोई भी विद्यालय नहीं है गूंगे बहरे बच्चों का, और इधर आप स्कूल खोलिए। तो मैंने वहाँ गूंगे बहरे बच्चों का स्कूल वहाँ भी खोल दिया। हमारी व्यवस्था ये सब देख करके, रहने की सुंदर व्यवस्था, खूब सारी बिल्डिंग बना दी मैंने सब लोगों को, ऐसी व्यवस्था देख करके। और 2017 में राजस्थान सरकार ने हमें मानसिक विमंदित यानी मेंटली रिटार्डेड बच्चों का स्कूल चलाने के लिए भी आगाह किया, और जो किसी और संस्था के पास यह विद्यालय चल रहा था उनसे लेकर के हमको ये विद्यालय दिया। 2 बिल्डिंगें भी बना के दी उन्होंने कि अब मैडम आप इसको चलाइए। उसमें भी 150 बच्चे अभी उसमें पढ़ रहे हैं। ये सब व्यवस्था चल रही थी तो लोगों ने कहा मैडम इसके ट्रेनिंग की व्यवस्था भी कीजिए, टीचर्स ट्रेनिंग की, क्योंकि हमारे राजस्थान में एक भी टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज नहीं है, तो बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, उससे बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो फिर मैंने
2009 में अपना राजस्थान का प्रथम बीएड कॉलेज खोला, जिसमें टीचर्स तैयार होते हैं जो कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर मूक बधिर विद्यालय के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी उसमें मैंने कॉलेज में यह भी खोल दिया। इस तरह से हमारा यह संस्थान सब तरह से पूरी परिपूर्ण बन रहा है। और यहाँ से पढ़े हुए बच्चों की आप देखिए कि यहाँ से दिव्यांग बच्चे यानी ब्लाइंड बच्चे भी 25 लाख के पैकेज तक पहुंच गए हैं, क्योंकि उनको मैंने एमएबी में शिक्षण दिलाया था। एक बच्चा बॉम्बे पढ़ा है, एक हैदराबाद, एक कलकत्ता, एक लड़की अहमदाबाद में पढ़ रही है। अभी फिर एक बच्चे का हैदराबाद में एडमिशन हो गया। हमारे यहाँ से पढ़ा हुआ आरएस में भी आ गई एक लड़की मिस कल्ला करके। और कई बच्चों की नौकरियां, कोई प्रोफेसर है, कोई प्रिंसिपल है, कोई टीचर है, कोई रेलवे में है, बैंकों में है। इस तरह से हमारे यहाँ से पढ़े हुए बच्चों को खूब नौकरियां मिल रही है, क्योंकि मैं इनकी पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था करने का प्रयास करती हूँ। मैं इनके स्कूल के अलावा इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, साइंस इनकी अलग से क्लासें चलाती हूँ, जिससे कि बच्चे इन सब विषय में बहुत सक्षम हो जाए। और इसी कारण ये बच्चे फर्स्ट क्लास आते हैं। यानी रिजल्ट भी देखिए, हमारा हर साल यानी 100% रहता है। इस साल 12th में बच्चे जो पढ़ रहे थे उनमें 33 बच्चे थे, 33 ही बच्चे फर्स्ट आए, प्रथम आए। 10th में जो थे, हाँ जी। और संगीत में भी हमारे बच्चे देश में भी और हमारे राज्य में भी खूब कंपटीशन में जाते हैं। पिछले साल कोरोना से पहले हमारे यहाँ के बच्चे पूरे राजस्थान में संगीत में प्रथम आए। उससे बच्ची को 5,000 रुपए मिले, तो उसमें आए। इसी तरह से गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मैं इन बच्चों को खूब अच्छा व्यवस्था करती हूँ। इसके लिए एक टीचर भी रखा हुआ है। और इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मैंने बच्चों को फॉरेन भेजा है, अमेरिका के बोस्टन में, कनाडा में, मलेशिया में, इंग्लैंड में, सब जगह भेजा है। और बच्चे खूब इनाम लेकर के आते हैं, प्रथम बन के आते हैं। बोस्टन में 5 शील्ड लेकर के आए थे। इंग्लैंड में बच्चा मैन ऑफ द मैच बन करके आया था। इस तरह से हाँ, इनको सब तरह की सुविधाएं देने का प्रयास करती हूँ। जो बच्चे स्पोर्ट्स के लिए बाहर विदेशों में गए हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स खेलते हैं बच्चे? इसमें ये दौड़ है, थ्रो बॉल है, और इनकी जो फेंकने की कोई सुविधा होती है, वो एक प्लेट होती है उसको फेंकने का, और ये सब होते हैं। इस तरह के उसमें करते हैं। 800 मीटर की दौड़ में भी हमारे बच्चे फर्स्ट आ जाते हैं। अभी 2017 में ऑल इंडिया का हमारा गेम्स एंड स्पोर्ट्स हुआ था, उसमें हमारे बच्चे इंडिया में प्रथम आए। इसलिए सरकार ने भी अभी इसी साल 23 बच्चों को 35 लाख रुपए दिए हैं। तो बच्चों को सब सुविधाएं मिल रही है, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। यानी जब बच्चे आते हैं तो ऐसे मायूस होके आते हैं, और जब आप जाते हैं तब इन बच्चों का कॉन्फिडेंस हम लोगों से भी ज्यादा होता है, क्योंकि अच्छी अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। कहीं वो 25 लाख के पैकेज पर है, कोई बैंक में है, बैंक में मैनेजर तक बच्चे बन चुके हैं, बैंक में है, रेलवे में है। यानी कहाँ पर ये बच्चे नहीं है। तो कोई भी बच्चा यूं नहीं घूम रहा, सबको नौकरी मिल रही है। तो इससे बच्चों सारे जिन जिन लोगों को पता चलता है वहां से बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। पूरे राजस्थान के बच्चे यहाँ पर है। और आपकी जानकारी के लड़कियों का जो हॉस्टल है वो प्रथम बार मैंने ही खोला था, जिसमें कि इन लड़कियों को भी मौका मिल रहा है। और लड़कियां भी खूब आगे बढ़ रही है। प्रिंसिपल है, इंग्लिश की टीचर है, इंग्लिश की प्रोफेसर है, हिंदी की प्रोफेसर है। सब तरह से इन बच्चों को मौका मिल रहा है। कोशिश करती हूँ कि इन बच्चों की जिंदगी बने। मूक बधिर बच्चों को भी हम सब तरह का शिक्षण दे रहे हैं, सब तरह की सुविधाएं इनको दे रहे हैं। उनका जो सिस्टम होता है वो साइन लैंग्वेज होता है, तो उसका विशेष प्रशिक्षण देती हूँ उन बच्चों को। और उनके यहाँ जो ड्राइंग, पेंटिंग और सिलाई और कढ़ाई की जो व्यवस्था है, आप देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 8वीं तक के बच्चे इतना सुंदर वस्त्रों का निर्माण कर लेते हैं। तो इनका विशेष प्रशिक्षण देती हूँ, जिससे अगर किसी बच्चे को नौकरी न मिले तो वो अपना स्वतंत्र व्यवसाय करके भी अपना जीविका चला सकता है। इस तरह से मैं उनको तैयार करती हूँ। और मेंटली रिटार्टेड बच्चों के लिए भी मैंने स्कूल खोल दिया। उन्हीं बच्चों में से जो थोड़े ठीक थे, 150 में से उनको 60 बच्चों को भी मैं पढ़ाती हूँ। हालांकि उनकी जो स्पीड होती है सीखने की बहुत धीमी होती, लेकिन फिर भी उनको पूरा शिक्षण दिया जाता है। और 15 अगस्त, 26 जनवरी में खूब अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके बच्चों को डांस भी सिखाया जाता है, ये सब किया जाता है। उनको मौका दिया जाता है कि वो भी स्टेज पे आकर के काम करने का। कोशिश करती हूँ कि जो मेरे यहाँ बच्चे आए हैं वो आगे चल करके एक अच्छा इंसान बन सके, एक समर्थ और आत्मनिर्भर बच्चा बन सके, ये प्रयास करती हूँ।
मेरा बेटा तो कभी कभी कहता है कि मम्मी आपको तो ये बच्चे हमसे भी ज्यादा प्यारे लगते। मैंने कहा ये बच्चे मेरे विद्यालय में 5 साल की उम्र में आते हैं और यहाँ पढ़ लिख करके तैयार होकर के जाते हैं, तो ये बच्चे की तरह ही हैं, इस तरह से रहते हैं। सही बात है। मैं भी आपसे पूछने वाली थी कि बहुत ही छोटी सी उम्र में ही आपकी पति का देहांत हो गया है और बच्चों के साथ आप भी खुद की बच्चों को संभालना और ये दृष्टिबाधित बच्चों को संभालना, इतना बड़ा कार्य आपने संभाला, तो आप कैसे मैनेज करते थे ये सभी चीजें? मैडम, देयर इज विल देयर इज वे, जहाँ चाह होती है ना अपना बन जाती है। मेरे सिर्फ एक ही बच्चा था, क्योंकि 1.5 साल बाद तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो मैं पहले बीए पास थी, उसके बाद 3 साल मैंने पढ़ाई की। मैंने अपने पीहर में रह करके की, क्योंकि मेरा ससुराल गांव में था, तो वहाँ ये संभव नहीं था। और मेरी माँ इसमें बहुत सहयोग किया, बच्चे को रख लेती थी, मैं कॉलेज जाती, मैंने कॉलेज पढ़ाई की और फिर मैंने नौकरी की। तो इसमें मेरे परिवार वालों का बहुत सहयोग रहा है। और अब मेरे बेटे की शादी हो गई है, पोते की भी हो गई है, 2 पोतियां थी उनकी भी शादी हो गई। तो सब लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मेरे हर कार्य में वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। जी, बहुत सुंदर। मैं सुबह हमेशा पहले तो मैं अपने गुरु महाराज के यहाँ जाती हूँ, 1 घंटा वहाँ व्याख्यान सुनती हूँ, क्योंकि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी मैंने बहुत काम किया है। मैं एक जैनी हूँ और उस संघ के द्वारा जो भी संस्थाएं चलाई गई, चाहे आध्यात्मिक शिक्षण बोर्ड चलाया गया, स्वाध्याय संघ, समय ज्ञान प्रचारक मंडल, जैन देशी श्रावक संघ, उन सब की मैं हेड रह चुकी हूँ। तो मैंने उस क्षेत्र में भी काम किया है और मैं अपने साधु संतों का बहुत आदर सत्कार करती हूँ। मैं रोज सुबह 9 से 10 व्याख्यान सुनने जाती हूँ, वहाँ से घर आकर के खाना खा करके स्कूल चली जाती हूँ। 11 से 3-4 बजे तक वहाँ रह के पूरा काम निपटा के आती हूँ, क्योंकि मैं कोई काम अधूरा कभी नहीं छोड़ती, तो पूरा काम करके फिर घर आती हूँ। मेरे पिताजी भी RS ऑफिसर थे, वो कहते थे अपनी टेबल उठते समय बिल्कुल खाली रहनी चाहिए, कल हम कुछ हो जाए तो भी हमारा कोई पत्र अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से मैं भावना से काम करती हूँ और मुझे बहुत आनंद आता है उन बच्चों के बीच में रह करके। मैं हर एक बच्चे की बात सुनती हूँ, मेरे हर बच्चे के पास है, वो कोई भी अपनी समस्या मुझे दे सकता है और मैं हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करती हूँ। पढ़ाई में भी मैं उनके लिए स्पेशल टीचर्स की व्यवस्था करती हूँ। जैसे अभी रीट की परीक्षा हुई थी, इसके लिए मैंने एक ट्यूटर रखा और उन बच्चों को उसके लिए शिक्षण दिया, और जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों को अच्छी नौकरी मिल सके। मैडम, यहाँ से पढ़े बच्चों को 25 लाख तक का पैकेज है, किसे कहते हैं? एक सामान्य बच्चे को भी नहीं मिलता है। आगे बढ़ रहे हैं। सही बात है। जब आप इतनी दिल से और इतने पवित्र मन से आप उन सभी बच्चों को मदद कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, फिर आप जैसा जब सपोर्ट मिलता है तो कोई भी बच्चा आगे बढ़ेगा ही। जिसकी इच्छा भी नहीं, हौसला भी नहीं, उसके अंदर भी हौसला आ जाता है। ऊपर वाली की कृपा है, वो कुछ करवाना चाहता मेरे से, इसलिए हो रहा है। तो मैम, जैसे आप शुरुआत तो दृष्टिबाधित बच्चों के लिए पढ़ाने का कार्य से शुरू किया है, तो जब फिर आप डेफ एंड डम्ब बच्चों के लिए भी स्कूल शुरू किया है, इनका और उनके बहुत अंतर है। यहाँ पे रीडर चाहिए इन लोगों को, वहाँ पे तो साइन लैंग्वेज होता है। तो फिर आपने इन सभी चीजों को कैसे समझा या फिर कैसे हैंडल किया? जैसे नेत्रहीन विद्यार्थी थे, उनका स्कूल की बिल्डिंग अलग है, उनका छात्रावास अलग बनाया मैंने। मूक बधिर बच्चों के लिए अलग से स्कूल बिल्डिंग है, उनका छात्रावास अलग है, उनके लिए उनकी व्यवस्था की। मानसिक संबंधित जो है उसके लिए भी अलग से छात्रावास है और अलग से सारा विद्यालय भी है। तो इस तरह से अलग अलग सब किया हुआ है, किसी को किसी से तकलीफ नहीं होती। लेकिन यहाँ जो मेरे इस कैंपस में रहते हैं, नेत्रहीन विकास संस्थान के कैंपस में मूक बधिर और नेत्रहीन बच्चे रहते हैं, उन सबका खाने की व्यवस्था एक ही जगह हो रही है, यानी 550 बच्चे एक समय में खाना खाते हैं यहाँ। और उसके लिए मैंने 2 शिफ्ट बना रखी है। बहुत बड़ा विद्यालय है, कभी आप आके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। और डोनर्स आते हैं, डोनर्स के सहयोग से चलता है। राज्य सरकार भी देती है, लेकिन डोनर्स का सहयोग भी बहुत रहता है इसमें, इसी कारण ये संस्था इतनी आगे बढ़ सकी। मैं वही पूछने वाली थी, क्योंकि 1977 से चला रहे हैं आप, और आप अभी 81 इयर्स के हो गए हैं, लेकिन इतना निर्विरत करके जो आप काम कर रहे हैं, आप जैसे बताते जा रहे थे हिस्ट्री, आपने इस साल में ये किया, इस साल में ये किया, इस साल में ये किया,
लगभग जैसे हर एक साल का अपना एक माइलस्टोन है और एक्सपेंशन होता गया है, तो कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट नहीं मिलता है फाइनेंशियली, मॉरली, तो फिर इतना बड़ा कार्य होना असंभव है। और बहुत सारे एनजीओस ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं। थोड़ा सा भी काम करना है तो पैसों की आवश्यकता होती है, तो फिर वो एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं या नहीं कर पाते हैं इस तरीके से। तो फिर आप कैसे लोगों को कन्विंस करते हैं, या आप क्या बताना चाहेंगे उन एनजीओस को जो लोग ऐसे दिव्यांग साथियों के लिए काम करते हैं? मैडम, मैं ये बताऊं, मैं इस संस्थान में पानी भी नहीं पीती हूँ। एक पैसा लेना खाने की बात तो बहुत दूर की है, और मैं नहीं, हमारा कोई भी जो कार्यकारिणी का सदस्य है वहाँ पर पानी भी नहीं पीता। हमारी ये बात बाहर तक जाती है कि ये संस्थान में हम जो भी डोनेशन देंगे, दान देंगे, वह सब बच्चों के काम आएगा, क्योंकि संस्था वाले हमारी संस्था का 1% भी खर्चा नहीं है, इसलिए लोग हमें इतना डोनेशन देते हैं। तो मैं जो भी स्वयंसेवी संस्था है उनसे मैं कहती हूँ कि आप समर्पित होकर के काम करें, और अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो आप तन से, मन से और धन से सबसे सेवा करें, और उस संस्थान से एक पैसा भी लेने का कभी प्रयास न करें। ईश्वर आपके साथ रहेगा, आपको सब तरह की सुविधाएं अपना आप मिलती जाएंगी, अपना आप डोनर्स आते जाएंगे, भगवान की कृपा वहाँ बरसेगी, और अपना आप संस्थान अपने आप आगे बढ़ना चाहिए। जी, तो जब आप संस्था की फंड्स यूज नहीं करते हैं तो फिर सैलरीज कैसे पे करते हैं? नहीं, सैलरी उसी से पे होती है, लेकिन हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो उसमें एक पैसा नहीं देते। सैलरी कुछ 90% सरकार भी देती है कुछ पदों के लिए, बाकी पद हम अपने आप डोनेशन से ये सारा काम करते हैं जी। और लोगों के जैसे 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने वाले मेंबर भी है, 51,000 देने वाले भी है, 21,000 देने वाले भी है, 11,000 देने वाले भी है। तो लोग आते हैं, यहाँ की व्यवस्था देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। मैं खाने में उनको निमंत्रण करती हूँ, जब खाना बच्चों का होता है वो अपने हाथ से खाना खिलाते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी तो वो खुद ही अपना आप देख करके जाते हैं, मैडम इतना अच्छा काम हो रहा है, आप किताबें लीजिए। आप देखिए हमारे यहाँ कंप्यूटर की 2-2 क्लासेस हैं, बच्चे कंप्यूटर क्या चलाते हैं, आप और हम नहीं चलाते हैं उतने वो कंप्यूटर बढ़िया चलाते। ये सब लोगों के सहयोग से हुआ। तो इतना सारा सब कुछ देख करके, यहाँ गेम्स की व्यवस्था, जिम भी है हमारे यहाँ, सब तरह की व्यवस्था देख करके और वो लोग खुश हो जाते हैं और अपने आप डोनेशन देते हैं। जी, इतने सालों से आप काम करके कभी ऐसा ख्याल नहीं आता है अभी तो उम्र हो गई, मुझे अपने लिए जीना है, मुझे अभी रिटायरमेंट लेना है? मुझे कभी नहीं आता है। मैं सोचती हूँ मैं जीवन के अंतिम क्षणों तक ये सेवा करती रहूंगी। ईश्वर अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक रखता है तो मैं जरूर सेवा करती रहूंगी। ईश्वर की बहुत मेरे पर कृपा है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, न कोई डायबिटीज है, न कोई हार्ट की बीमारी है, न ब्लड प्रेशर की बीमारी है। ये कब होती है? जब आदमी फ्रस्ट्रेशन में होता है। मैं तो आनंद से जीती हूँ, इसलिए मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है। और बच्चों के बीच में रह करके मैं अपने आप को सब भूल जाती हूँ, अपने घर बार सबको भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लगता है। मैं लोगों से यही कहूंगी, जो स्वयंसेवी संस्था में काम कर रहे हैं वो समर्पित भाव से काम करें। इसमें काम करके देखिए तो सही कितना आनंद मिलता है, जो आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में या अच्छे गाँव में नहीं मिलता, वो यहाँ मिलेगा। हालांकि मेरे बच्चे बहुत समर्थ हो गए हैं, मेरे बच्चों को भी अच्छा लगता है। और मैं ये कहती हूँ, अगर हम इन बच्चों के लिए या और किसी भी क्षेत्र में सेवा का काम करते हैं, तो अगर हम समर्पित भाव से काम करते हैं तो हमको आनंद मिलेगा। हमारे बच्चे भी इसको देख करके आगे बढ़ेंगे, वो भी सीखेंगे। और हम 1-2 हाथ से काम करते हैं, ईश्वर हमको 100 हाथ से देता है, ये मान करके चलिए। बस अपने समर्पण भाव होना चाहिए, तब ईश्वर भी हमारी बात सुन लेता है और सब काम अपने आप हो जाते हैं। जी, वो हम देखते हैं आपके जीवन से, क्योंकि जो 80 साल की उम्र की एक महिला आज इतना सभी चीजों का नेतृत्व कर रही है और संतुष्ट है, तो आपने बहुत ही सहजता से जीवन का बहुत बड़ा राज बता दिया है। तो इतनी ऊर्जा मैं समझती हूँ कि आपने इतनी सारे लोगों की जो सेवा की है, उससे जो दुआएं इकट्ठा की है आपने, तो वो दुआएं आपको बहुत मदद कर रही होंगी। ईश्वर की कृपा है, मैं तो सब ईश्वर को समर्पित कर देती हूँ। मैं मेरे गुरु को बहुत मानती हूँ, उनका नाम लेकर के हर काम शुरू करती हूँ और अपना आप सब काम हो जाता है। इसलिए हमें कोई ऐसा गुरु भी होना चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा सके। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, उनका स्वर्गवास हुए 30 साल हो गए, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है वो मेरे हर कदम पर साथ हैं और मेरा काम हर काम हो। बहुत अच्छी बात है।
तो जो टीचर्स ट्रेनिंग आप देते हैं दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर उसमें किसी को इंटरेस्ट है, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? उसमें जो डिप्लोमा कोर्स है उसके लिए तो RCI यानी रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया उनकी तरफ से चयन होता है और ऑनलाइन उन बच्चों को अपना फॉर्म भरने पड़ते हैं और वहां से चयनित होकर के हमारे पास बच्चों की लिस्ट आ जाती है। यानी डिप्लोमा में 30 बच्चे हो सकते हैं, अब 35 बच्चे भी कर दिए सर रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने, तो वहीं से चयन होकर के आते हैं। और BEd जो होता है उसकी जो एडमिशन्स होते हैं वो हमारी तरह से ही होते हैं। हम फॉर्म उस पर डाल देते हैं नेट पर और डायरेक्ट भी लोग दे सकते हैं और उसके आधार पर हम उनका चयन करते हैं। तो इसमें मेरिट के आधार पर चयन होता है, किसी तरह से दूसरे बाहर के दबाव से हमारा कोई प्रवेश नहीं होता है, मेरिट के आधार पर करते हैं और जो सरकार के नियम है उसी के अनुसार हम सारा काम करते हैं। तो मतलब जैसे जनरली सभी का एडमिशन होता है उसी तरीके से होता है, लेकिन आपका एक एफिलिएटेड कॉलेज है सरकार के साथ, तो फिर बच्चे आपके पास पढ़ने आते हैं। और उसमें ये साइटेड बच्चे और वो बच्चे भी लेते हैं सारा एजुकेशन, क्योंकि ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने के लिए साइटेड बच्चे भी चाहिए, यानी दिखने वाले आप और हम जैसे बच्चे भी तो चाहिए। उसी तरह से मूक बधिर में भी ऐसे बच्चे टीचर्स चाहिए जो कि बोल करके सब देख सके, पढ़ सके, बच्चों को सिखा सके, लेकिन साइन लैंग्वेज में सिखा सके। तो साइन लैंग्वेज का विशेष प्रशिक्षण देते हैं। और इन जो ये टीचर्स आते हैं उनको हम ब्रेल रीडिंग राइटिंग का देते हैं, क्योंकि दिव्यांग बच्चों की पढ़ने के लिए तो ब्रेल रीडिंग राइटिंग होती है। तो ब्रेल में कैसे पढ़ना, लिखना, सीखना, ये सब हम उन टीचर्स को सिखाते हैं। इन बच्चों को भी सिखाते हैं और उनको भी सिखाते हैं। इन बच्चों के लिए भी ये सब चीजें होती है, ब्रेल लिखना, पढ़ना, अबेकस होता है जिससे मैथमेटिक्स का ज्ञान देता है। तो सारी चीजें हमारे यहाँ उपलब्ध है और इन बच्चों को हम सबको निःशुल्क सबको वितरित भी करते हैं। जी। तो मैम, जैसे आप अभी इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आप एक तरफ दिव्यांग बच्चों का भी कर रहे हैं, मूक बधिर बच्चों का भी कर रहे हैं, मानसिक विकलांग बच्चों का भी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मुश्किल जीवन किसका होता है? दिव्यांग जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो पढ़ लिख करके तो आप और हमारी तरह समर्थ हो जाते हैं और कहीं भी नौकरियां कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि स्टिक हाथ में होती है, उनके चलने में सहयोग कर देती है, लोग भी सहयोग कर देते हैं और उनका माइंड बहुत तेज होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी शक्ति आंखों से देखने के कारण खत्म हो जाती है, तो उनको याददाश्त बहुत अच्छी होती है। तो कुछ बच्चे तो बहुत आगे चले जाते हैं और मूक बधिर बच्चे हैं वो अधिक नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि आगे इनकी पढ़ाई ज्यादा काम में नहीं आती। क्लास में पढ़ाने में भी उनको दिक्कत होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे तो फिर मूक बधिर करेंगे तो हमारे सामान्य लोगों के बीच में कैसे आकर के करेंगे। तो मूक बधिर बच्चे हैं उनको नौकरी मिलने की कम संभावना रहती है, हालांकि मिलते हैं बहुत नौकरी में भी, लेकिन इसीलिए हम इनके जो है ये सिलाई, कढ़ाई और हैंडीक्राफ्ट पर हम बहुत जोर देते हैं, जिससे कि ये इसमें अपना पूरा व्यवसाय चला सके, इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं। और मानसिक विमंदित बच्चे तो बहुत कम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चे भी हमारे सामान्य स्तर पर आ जाए। और आपकी जानकारी के दूं कि मैंने इन 4 सालों में 20 बच्चों को अच्छा तैयार करके उनके घर भी भेज दिया था। उनको इतनी सुविधा देते हैं, इस तरह का ट्रेनिंग देते हैं, योगा भी देते हैं, डांस, म्यूजिक, सब कुछ सिखाते हैं, जिससे कुछ बच्चे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वह खत्म हो जाता है, जिसके कारण वो मानसिक हुए थे। तो ऐसे बच्चों को भी घर भेज देते हैं। तो सबसे मुश्किल है मानसिक विमंदित, उसके बाद डेफ एंड डम और उसके बाद ब्लाइंड है। यूं सामान्य तौर पर ब्लाइंड को बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन पढ़ लिख करके ब्लाइंड सबसे आगे चले जाते हैं। ओके। जो मानसिक रूप से बच्चे पीड़ित होते हैं वो किस कारण से आते हैं? मतलब वो बचपन से वैसे रहते हैं या फिर किसी हादसे के कारण होते हैं? उनका मूल कारण क्या रहता है? शुरू से ही होते हैं, जन्म से ही होते हैं अधिकतर। तो बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कि बाद में होते हैं, जन्म से होते हैं। आप देखिए ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब आप आएंगे तो आपको भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इस तरह की इनकी स्थितियां होती हैं। खड़े खड़े टॉयलेट्स करना, लैट्रिन करना, ये सब चीजें हैं। किसी आदमी को देख के दौड़ के पकड़ के आना, भाग जाना, बहुत सारी ऐसी इनकी चीजें हैं। अतः इनका जीवन तो वास्तव में बहुत ही दुखपूर्ण है इनका जीवन। इसलिए हम उनके लिए भी गेम्स वगैरह सब कोशिश करते हैं, गेम्स, स्पोर्ट्स सब उनको दे करके कोशिश करते हैं कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के कारण अगर ये ऐसे बन गए तो वो ठीक भी हो जाते हैं।
और सभी उम्र के बच्चे इसमें हमारे यहाँ हैं, लड़के लड़कियां, 75 लड़के हैं, 75 लड़कियां हैं, उन सबको यहाँ पे। अभी तक कितने बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास पढ़ाई किए हैं, हॉस्टल में रहे हैं, जो बहुत वेल सेटल्ड हो गए हैं? मैंने बताया ना आपको कि नेत्रहीन बच्चे तो अधिकांश पढ़ लिख करके नौकरियों पे चले जाते हैं, और ये बच्चे MA BA डबल MA करते ही रहते हैं कुछ न कुछ। तो जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक वो हमारे छात्रावास में ही रहते हैं। और बाकी डेफ एंड बच्चे जैसे 8 के पास दूसरी स्कूलों में चले जाते हैं। हमारे यहाँ 12वीं कक्षा तक का एक स्कूल है, गांधी बधिर विद्यालय, वहाँ उनको एडमिशन करा देते हैं और फिर ये बाद में आगे पढ़ते रहते हैं। और मानसिक संबंधित बच्चे तो वहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। आपको क्या बताऊं, इनके पेरेंट्स अपना फोन नंबर भी गलत बताते हैं, जिससे कि वापस उनको हम नहीं बुला लें। यानी ये बच्चे अधिकांश ऐसे हैं कि ये बिल्कुल अनाथ भी है ना। हमें कई बच्चों का तो मालूम भी नहीं है कि इनके माता पिता कोई है कि नहीं, कहीं छोड़ जाते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे मिला, कोई कहीं चौक में मिला, कोई किधर मिला, कोई किधर मिला, ऐसे बच्चे बहुत हैं। पर मैं उन लोगों से कहती हूँ कि आप एक बच्चे को नहीं रख सकते, हम तो 150 बच्चों को रख रहे हैं, लेकिन वहाँ हम पूरी व्यवस्था करते हैं। 150 बच्चों पर 40 का स्टाफ लगाया हुआ, मतलब रात दिन का स्टाफ है, नर्सेस का है, डॉक्टर है, सब तरह के लोगों को रखते हैं, जिससे कि उनको हम अच्छी तरह से रख सकें। सही बात है, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि जब घर पे एक बच्चे को संभालना, 2 बच्चों को संभालना माँ बाप के लिए इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और ऐसे में आप इतने सारे बच्चों को आप पढ़ा भी रहे हैं और उनका जीवन बना रहे हैं और उनको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए आप प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो मैम, आपकी दिनचर्या क्या होती है? इतना सारा काम आप संभालते हैं तो फिर आपको रेस्ट करने को भी टाइम मिलता है? मैं हमेशा कहा करती थी, चेंज ऑफ वर्क इज रेस्ट। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, फिर मैं अपनी स्वयं की साधना करती हूँ 7 बजे तक, 7:30 तक। अच्छा, घर में मुझे कुछ काम करना पड़ता नहीं है। फिर उसके बाद मैं 9 बजे हमारे गुरु महाराज का व्याख्यान सुने जाती हूँ। वहां से 10:30 बजे घर आके खाना खा के स्कूल चली जाती हूँ। स्कूल से 3-4 बजे घर पे आती हूँ। फिर मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ के पास अभी रह रही हूँ 2.5 साल से, तो उनकी सेवा कर देती हूँ। रात को उनके पास सोती हूँ, क्योंकि उनको दिखाई भी नहीं देता और वो 100 साल की हो चुकी हैं। अच्छा, तो उनकी सेवा कर देती हूँ और फिर आनंद लेती हूँ पूरे दिन। मतलब पूरा दिनचर्या सेट है, इसलिए मुझे कोई तो तनाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं बिल्कुल जो भी काम करती हूँ, मैं कभी मतलब तनाव में रहती ही नहीं कभी भी। मैं रोज से कहती हूँ कि टेंशन लेस होकर के जिंदगी जियो। तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, कभी तनाव में नहीं रहती हूँ मैं। अच्छा, ये मैं भगवान पे छोड़ देती हूँ। मैंने कहा अच्छा हुआ तो भगवान की कृपा है, और अच्छा नहीं हुआ तो इससे और अच्छा होगा, इसीलिए ऐसा हुआ। तो इस आधार पे मैं मस्त रहती हूँ, हमेशा खुश रहती हूँ। मेरे को खेलने का भी शौक था बचपन में, मैंने खूब खेला भी है। मैं सब तरह की इसमें जिंदगी का मैंने आनंद लिया। थ्रो बॉल भी खेला मैंने, टेबल टेनिस भी खेला। मेरी कामों को देख करके हमारे महिला बाल विकास विभाग ने मुझे इंग्लैंड में एक ट्रेनिंग के लिए भी भेजा था। मैं 1 महीने वहाँ ट्रेनिंग में भी रही थी, तो वहाँ भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद मैं पूरे 8 कंट्री में अकेली भी चली गई। मैं धार्मिक व्याख्यान देने के लिए भी जाती हूँ। तो मैं 43 साल से हमारे जो पर्मिशन पर्व होते हैं 8 दिन का, उसमें मैं व्याख्यान देने भी जाती हूँ। हांगकांग की गई हूँ, आसाम, कलकत्ता, बॉम्बे, सब जगह गई हूँ मैं, बनारस, जहाँ भी मुझे भेजते हैं हमारे संघ वाले। तो 8 दिन परिसर में व्याख्यान देने भी जाती हूँ। तो सब तरह से आनंद देती हूँ, इसलिए मैं कभी अपने आप में बोर फील करती नहीं। लोग कहते तो मैं कहती क्या होता है, क्या शब्द है, कोई शब्द सही बात है। यहाँ पे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ मैम, दुनिया में महिलाओं को बहुत कमजोर समझते हैं। ये तो औरत है, ये क्या कर लेगी, इसको तो ये पराये धन है। और राजस्थान में खास करके महिलाओं को इतनी फ्रीडम नहीं रहती है कि वो अपने सपनों को देखे और सपनों को साकार होते हुए भी देखे। दोनों तरीके का उनको स्वतंत्रता नहीं होती है। ऐसे में आप अकेले खड़े हैं खुद के लिए भी और इतने सारे बच्चों के लिए जिनके लिए कोई भी उम्मीद नहीं है, उन सब के लिए खड़े हैं। और आज की डेट में आप अपनी माँ का भी सहारा बने हैं। आप खुद ही उस एज में हैं जहाँ पे बच्चों के साथ एंजॉय करना या फिर बच्चों को सब कुछ सौंप दे और रिलैक्स होकर के रहे, लेकिन आज की डेट में आप खुद अपनी माता की जिम्मेवारी ले रहे हैं, उनको भी संभाल रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे?
महिलाओं के लिए आप? मैं माँ की इसलिए सेवा कर पा रही हूँ, हमारा घर और मेरी माँ के घर के बीच में एक ही घर है, बिल्कुल पास में, इसलिए यहाँ भी रह जाती हूँ और यहाँ भी रह जाती हूँ। दोनों तरफ से मैं बच्चों को भी राजी रखती हूँ, उनको भी राजी रख लेती हूँ। मेरी भाभी भी कभी कभी आ जाती है और सर्वेंट भी रखी हुई है जो कि उनका काम सब देख लेती है। बहुत वो खुश रहती है मेरे को देख करके कि मेरे को याद करते रहती है, तो मैं तो उनकी बस अपनी उपस्थिति से उनको राजी रखती हूँ। और बाकी अपना आप सब काम हो रहा है, आराम से ईश्वर करा रहा है सब मुझसे काम, तो इसलिए काम कर लेती है सब कुछ। महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप? और महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि मैं महिला बाल विकास विभाग में मैंने 1984 से 99 तक काम किया, 15 साल तक काम किया है। जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के एक एक गांव में जाकर के और खूब महिलाओं के साथ चर्चाएं की है, रात्रि मीटिंगें की है, गांव के लोगों को बुलाया है। यहाँ तक कि मैडम मैं रात को वहीं सो जाती थी गांव में, उन लोगों के सबकी मैं बातें सुनती थी। और फिर गांव वाले भी मुझे सब बातें बताते, वो कहते आप तो हमारी हैं। यानी जब उनके साथ आप रहो, रात को भी वहां रहती थी ना, तो उनको लगता है ये हमारी है। फिर मैं उनको समझाती थी सब लोगों को, तो मेरी बातें बड़े ध्यान से सब सुनते थे। आदमी भी आते थे, औरतें भी आती थी। मैं उन सबको कहती थी किस तरह से औरत को आगे बढ़ना चाहिए, क्यों बढ़ना चाहिए, देखो मैं बड़ी हूँ तो उससे मुझे कितना फायदा हुआ। तो इससे तो लोगों को मोटिवेट करती थी। यहाँ तक कि जैसे जिनके इलीगल चाइल्ड हो जाते थे, जैसे किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई, घर ठहर गया, तो मैंने ऐसे बच्चों को भी लेकर के आई हूँ। और आप विश्वास करेंगी, मैंने एक महिला को अपने ऑफिस में 20 दिन तक रखा उसको, और सरकार की फिर मैंने उसकी परमिशन भी ले ली। और उसके घर वाले चाहते थे कि इसको बच्चे को मार दें, मैंने कहा नहीं, उसकी मैंने डिलीवरी करवाई और उस बच्चे को मैंने किसी को गोद दिलवा दिया। मैंने उससे कहा तुम ले जा कि नहीं, मैं तो मार डालेंगे मुझे। तो मैंने उस बच्चे को किसी को गोद दिलवा दिया और उसको गांव भेज दिया। तो इस तरह से भी मैंने छोटे मोटे काम किए हैं। तो औरतों का, पुरुषों का मेरे पे बहुत विश्वास था। और मैं सफेद कपड़े पहनती हूँ, तो अभी भी लोग मुझे कभी कभी याद करते हैं कि वो सफेद साड़ी वाली आती थी ना, वो हमारे काम करती। मतलब काम अगर आप दिल से करो तो आपको सब आपकी बात भी मानते हैं और उनसे कुछ ढलने का प्रयास भी करते हैं। तो गांव के लोगों के बीच में मैंने ये कोशिश की है कि इस तरह से आगे बढ़े। मैंने बालिकाओं के वो भी करवाए थे, जैसे अपने गेम्स, और वहाँ वो भी करवाए थे, वहाँ पे कैंप भी लगवाए थे, महिलाओं के भी कैंप लगाए, बालिकाओं के भी कैंप लगवाए थे। तो और हमारे उसमें आप महिला बाल विकास विभाग में एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है, उसके नीचे प्रचेताएं होती थी, उसके नीचे साथीनें होती थी। तो गांव में साथीन होती थी, तो साथीनों की अलग ट्रेनिंग लेती थी, उनको अलग मोटिवेट करती थी, फिर वो गांव में जाके काम करती थी। तो इस तरह से काम करने का सवाल लिया। तो मैं ब्लाइंड स्कूल भी देख लेती थी और साथ में ये काम भी कर लेती थी। तो अपने टाइम को ऐसे एडजस्ट करती कि मतलब सब काम हो जाते। मुझे टाइम को वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता, कुछ न कुछ काम आदमी को करते रहना चाहिए, ऐसी अपनी जिंदगी चलानी चाहिए कि समय का सदुपयोग हो सके। तो ये भी कर लेती थी और ये भी करती थी, और अपनी जो दिनचर्या थी उसके अनुसार अपना जो कुछ करना होता वो भी कर लेती। जी मैम, एक और बात है, जब हम महिलाओं की बातचीत कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा आजकल जो मतलब सब कुछ ठीक है, स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स भी है, सब कुछ है, फिर भी उन लड़कियों की या उन महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। कई बार जब बाहर जाते हैं तो सुरक्षित सही सलामत घर पे आएंगे, हमारी घर की लड़कियां या औरत है या महिलाएं हैं। ऐसे में जो दृष्टिबाधित लड़कियां हैं, उनको आप खुद की सुरक्षा करना कैसे सिखाते हैं? जो स्टिक होती है ना उनके पास, यानी एक स्टिक होती है जिसके सहारा से चलते, मैं उनसे कहती थी कि अगर कभी ऐसा पड़े तो स्टिक का काम लड़कों को मारने में करना, तो अपना आप लड़के भाग जाएंगे और लोग अपना आप जुड़ जाएंगे उससे। मतलब लड़कियों को मैं बहुत बोल्ड बनाती हूँ, उनकी मीटिंग्स लेती रहती हूँ। स्कूल में भी मैं बच्चों की, लड़कियों की, लड़कों की सबकी मीटिंग्स लेती रहती हूँ और उनको मोटिवेट करती रहती हूँ, उन्हें कॉन्फिडेंस बढ़ती रहती हूँ। आप देखो हमारी बच्चियां खूब अकेले कॉलेज में कहीं कहीं चली जाती हैं, सुबह उठ किसी क्लासेस में चली जाती हैं, कहीं चली जाती है, कुछ भी काम कर लेती हैं, उनको मोटिवेट करती हूँ इसके लिए। तो लोग तो दबाते हैं, मैं कभी बच्चों को दबाती नहीं हूँ, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती रहती। और फिर मुझसे कहते देखो मैं भी तो कर रही हूँ ना, तुम क्यों नहीं कर सकती? कर सकती। तो इस तरह से उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। अभी 44 साल हो गए मुझे देखते हो, इन लड़कियों को मैं इतना मोटिवेट करती हूँ कि इन लड़कियों में भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपने आप सब जगह चली जाती है। देखिए म्यूजिक के उनको कंपटीशन में जयपुर जाना है तो जयपुर चली जाएगी,
दिल्ली जाना है तो दिल्ली चली जाएगी, कहीं भी चली जाएगी। 5-7 लड़कियों के साथ एक बाइक को भेज देती हूँ, उसके अनुसार वो चली जाती है, सब काम करके आती है। तो इस तरह से बाहर भी भेजती रहती हूँ, जिससे कि लड़कियों में कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर आराम से नौकरी करिए। नौकरी में सब बार जा रही है, काम कर रही है, आराम से काम कर रही है। तो आप उनको सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी कुछ सिखाते हैं? हाँ, इसी तरह से सिखाती हूँ उसके सारे, और ये योगा वगैरह भी सिखाते हैं उनको, रोज उनको एक्सरसाइज वगैरह ये सब भी सिखाते हैं। तो मैंने डेफ एंड बच्चों को कराटे की ट्रेनिंग दी, क्योंकि ये बच्चे तो मान को चिल्ला करके भी अपनी सेफ्टी कर लेगी, लेकिन वो जो मुंह बधिर लड़की वो कैसे अपनी सुरक्षा करेगी। तो उनको कराटे सिखाते हैं कि कैसे लड़कों से लड़ा जा सकता है और उससे कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसकी ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मैम, मुझे लगता है आपके पास बहुत सारे ऐसे अनुभव है, इतना सारा काम किया है, तो आपको कभी सरकार से या फिर लोकल संस्थान से किसी से कोई पुरस्कार मिला, कोई अवार्ड मिला? बहुत पुरस्कार मिले मैडम, 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिला मेरे को। 10 लाख रुपए, 2.5 लाख, 1 लाख, 51,000, 21,000, 51,000, 11,000 बहुत मिले। लेकिन मैडम मैं बता रही हूँ, मैं इन रुपयों का उपयोग नहीं करती। मैंने अपने नाम से एक ट्रस्ट बना रखा है, पारसमल सुशीला बोरा चैरिटेबल ट्रस्ट। मेरे हस्बैंड का नाम पारसमल था, पारसमल सुशीला बोरा चैरिटेबल ट्रस्ट। उसमें ये सब पैसा डाल देते हैं और उससे फिर आगे सेवा का काम करते हैं। मैं कभी इन पैसों को नहीं छीनती हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे कि समाज का पैसा कभी अपने भी काम में मत लेना। मेरे को बहुत राष्ट्रपति पुरस्कार और उपराष्ट्रपति से बहुत पुरस्कार मिले मैडम। मैंने कहा मतलब मेरा घर पुरस्कारों से भरा हुआ, देखिए बहुत पुरस्कार मिले। स्त्री शक्ति जागरण राज्य सरकार ने भी मेरे को दिया, स्त्री शक्ति जागरण का पुरस्कार दिया था। वो फर्स्ट टाइम राजस्थान राज्य सरकार ने शुरू किया और उसमें 11,000 के साथ शुरू किया था। और 10 लाख का पुरस्कार मेरे महावीर अवार्ड मिला है, जो कि चेन्नई की एक संस्था ने दिया था मुझे। सदगुरु ज्ञानानंद पुरस्कार मिला है, जो कि एक चेन्नई में दिया। बॉम्बे में पुरस्कार मिला था, विशेष पुरस्कार, मतलब पुरस्कारों के नाम भी मुझे याद नहीं, बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। जिला स्तर पर, स्टेज पर, सब जगह अवार्ड मिले हैं। तो ये सब उसी को समर्पित है, मेरे प्रभु को समर्पित है। जी, मन की आंखों से ये जो कार्यक्रम का नाम है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैडम, ये आपका जो प्रयास है बहुत सराहनीय है, क्योंकि आदमी देखने वाली आंखों से नहीं, मन की आंखों से देखें, वो तभी संवेदनशील हो सकता है और तभी दुनिया में कुछ काम कर सकता है। चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, जब तक मन की आंखें नहीं खुलेगी तब तक कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो आपने इसका जो नाम दिया वो भी बहुत सुंदर नाम है कि हम मन की आंखों से काम करें, मन की आंखों से देखें और उसके अनुसार अपनी जिंदगी जिएं, तो बहुत आनंद से रहेंगे। तो मैम, अंत में जाते जाते आप कुछ संदेश देना चाहेंगे जो भी रेडियो मधुबन के श्रोता हैं, आसपास के गांव में आपको सुन रहे हैं, अगर किसी को लगता है आपसे संपर्क करना है तो फिर वो कैसे संपर्क कर सकते हैं? मेरे मोबाइल पे कोई भी संपर्क कर सकता है। मेरे नंबर है 9414133879। जी, और अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जो भी कार्य करो निष्ठा से काम करो और पाने की इच्छा से नहीं, देने की इच्छा से काम करो, तो तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। थैंक यू सो मच मैम। एक लाइन में आपने बहुत गहरा रहस्य बताया जीवन में ऊंचाइयों को छूने का या सफलता को प्राप्त करने का, और बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपको आज हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी अच्छी प्रेरणादायी बातें और आपकी जीवन की किस्से कहानियों को सुनाया। और मैं समझती हूँ कि जो भी सुन रहे हैं आप सभी के लिए आप एक प्रेरणादायी हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आप आने वाले दिनों में भी फिर से कभी मिले और भी बातें शेयर करें हमारे श्रोताओं के साथ। जरूर, जब भी आप याद करेंगे मैं जरूर आपसे हो करके, और जो भी आप चाहेंगे, जिस तरह से चाहेंगे, मैं उसका स्वयं उत्तर देने का प्रयास करूंगी, श्रोताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच मैम। तो दोस्तों, अभी तक आप सुन रहे थे सुशीला बोरा जी को। आप जोधपुर से हैं, नेत्रहीन संस्थान के आप संस्थापक हैं। तो ऐसे ही अनुभवों को हम फिर से सुनेंगे और भी नए शख्सियत के साथ हम मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मन की आंखों से इस कार्यक्रम को रेडियो मधुबन 90.4 FM पर। नमस्ते।